गया, रिकॉर्डिंग भूल जाता हूँ, आदत पड़ जाएगी। देखिए लाइव पढ़ाते जूम पे रिकॉर्डिंग बहुत कम करते हैं। कैपिटल मार्केट समझ आ गया क्या क्या? इक्विटी शेयर। अच्छा, इसके अंदर अब दो तरीके हैं, एक हुआ प्राइमरी मार्केट, एक हुआ सेकेंडरी मार्केट। क्या बताया था इसके बारे में पिछली बार? हर बार पिछला रिवाइज करेंगे, अगला पढ़ेंगे, पिछला रिवाइज करेंगे, अगला पढ़ेंगे, वो याद हो जाएगा। प्राइमरी मार्केट क्या लिखा है देखो, ब्रैकेट में क्या लिखा है, न्यू इश्यू मार्केट। दूसरा क्या है, स्टॉक एक्सचेंज। जब कंपनी फर्स्ट टाइम, क्या लिखेंगे, फर्स्ट टाइम इशू करेगी कुछ भी, या शेयर या डिबेंचर कुछ भी, तो प्राइमरी मार्केट कहते हैं उसको। पहली बार किसी कंपनी के शेयर आप खरीदोगे। आपने स्टार्टिंग में करवाया था ना? नहीं, अब करा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट है, मैंने पिछली बार ये कराया था बेटा, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया, मेरे को लगा पीछे दे रखा है, क्योंकि मेरे को मिल नहीं रहे थे ना आंसर। अच्छा, बुक में कौन से आंसर्स आप मार्क करवा रहे थे ना? हाँ, तो वो मेरे को मिल नहीं रहे थे, मेरे को लगा, ये देखा मैंने पीछे। कब, किस दिन की बात कर रहा है? अभी पहली क्लास करवाई थी सुबह, ये फाइनेंशियल मार्केट की। हाँ, तू आया था ना परसों? आया था, जो मैं मार्क कर रहा था। पहले तो मैं परसों वाले मनी मार्केट मार्क कराए हैं। हाँ, कैपिटल मार्केट ये खाली बताया था मैंने। ठीक है। चलो, फर्स्ट टाइम इशू, ये वो वाले इशू है जो आप अकाउंट्स की बुक में पढ़ते हो। शेयर के चैप्टर में, डिबेंचर के चैप्टर में होता है ना। इस कंपनी ने 10 रुपए का शेयर, 100 रुपए का शेयर इतने में डिस्काउंट पे इशू किया, प्रीमियम पे इशू किया, वगैरह वगैरह, ये वो वाला इशू है। इसके बाद जो होता है वो पूरा गुंजर हो जाता है काम, वो आगे चला गया, वो आगे चला गया। सवाल जरा क्वेश्चन में था शेयर मार्केट, जब हम शेयर चैप्टर पढ़ रहे थे कि कंपनी ने 100 रुपए का इशू किया, हम ये क्यों बोलते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा ऊपर नीचे हो रहा है या शेयर की वैल्यू बढ़ गई, तो वो कंपनी नहीं बढ़ा सकती। कंपनी को तो ऑथोराइज कैपिटल जितने की रजिस्टर कर दी, ऑथोराइज कैपिटल पढ़िए ना आपने, बैलेंस शीट में डालते हो, जितने रुपए की रजिस्टर हुई वो जिंदगी भर उतने का ही बेच सकती है। ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए 20 रुपए कुछ परसेंटेज प्रीमियम ले सकती है, उससे ज्यादा नहीं ऊपर कर सकती। लेकिन वो शेयर आगे, जब कंपनी की रेपुटेशन बढ़ गई तो शेयर की डिमांड बढ़ गई, तो शेयर का प्राइस बढ़ गया, ठीक है ना। वो शेयर, मैंने एग्जांपल दिया, अर्श के पास है, मेयर कहता है कि मेरे को भी चाहिए, वो कह रहा मैं क्यों दो भैया, इतनी बढ़िया कंपनी का शेयर मैं क्यों बेचूं। तो वो बोलेगा तूने कितने का लिया, कह रहा मैंने 100 रुपए का लिया, कह रहा मैं तेरे को 200 रुपए दूंगा। अब उसको आ गया लालच, 200 रुपए का उसको पता है कि 200 रुपए में उसको फिर भी फायदा ही है, क्यों, कोई कंपनी बहुत पैसा कमा रही है, डिविडेंड अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। अब उसने उससे 200 का लिया, लेकिन बाय चांस वो जब कंपनी को वापस करेगा शेयर, तो 100 का ही लेगी कंपनी से। वही जो रिडीम एट पार, जो पार का केस था, क्यों, ये 100 का 200 का उसने बेचा है, कंपनी ने थोड़ी बेचा है। कंपनी की बुक्स में तो 100 रुपए रेट चल रहा है ना, वो 200 का 500 का तेरे को बेच देता है। तूने उससे 300 रुपए कमा लिए, बैठे बैठे तूने कमा ली, सॉरी, तूने 500 का लिया। लेकिन अगर तू आगे नहीं बेचती, या तेरे को लगता है कि यार अब शेयर बेकार हो गया, डिविडेंड ज्यादा नहीं मिल रहा, कंपनी घाटे में चल रही है, कंपनी ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रही, तो कंपनी को वापस शेयर करना चाहती है, वापस तू कंपनी को कर देगी, कंपनी 100 में लेगी, ठीक है। फिर अगर कंपनी 100 में ले रही है तो तेरे को घाटा 400 रुपए का, तू क्या करेगी, कोई ब्रोकर के पास जाएगी, ब्रोकर को बोलेंगे कि हमारे को, मेरा 500 रुपए का मैंने लिया हुआ है, देख ले भी कम से कम घाटा हो। ब्रोकर मार्केट ढूंढेगा उस शेयर की डिमांड, नहीं, ब्रोकर अलग होते हैं, अंडर राइटर अलग होते हैं, दलाल होते हैं। हाँ, अंडर राइटर भी दलाली होते हैं, लेकिन उन दोनों का काम अलग अलग होता है। अंडर राइटर कंपनी के साथ अटैच होते हैं, ब्रोकर यहाँ पे होते हैं। अंडर राइटर का काम 2 मिनट बताता हूँ क्यों होता है। तो अब तू ब्रोकर के पास जाएगी, अपने ब्रोकर को बोलेगी भी ऐसे ऐसे मेरे को, मैंने 500 का लिया, मेरे को घाटा हो रहा है, कंपनी 100 में वापस लेगी, तो कुछ करवा दे भैया। तो वो मार्केट में पूरी ऑनलाइन चेक कर लेगा, वो देखेगा कि इसकी बेस्ट वैल्यू कितनी मिल रही है। भाई कंपनी के पास तो लास्ट वैल्यू है ये 100 रुपए, वो कोई 250 मांगता है, कोई 300 मांगता है, कुछ कोई किसी को लगता है कि हाँ भी मेरे को, वो तेरे को 300 में, 350 में, 250 में, जो भी तेरे को बिकवा देगा, तेरे को लॉस कम हो जाएगा तेरा, ठीक है ना। उसकी वो कमीशन ले लेगा, तेरे से भी लेगा, जिसको बेचेगा उससे भी लेगा। ये तो हुआ ब्रोकर, ब्रोकर 2 साइडेड कमीशन लेता है। अंडर राइटर था मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट, यहाँ पे इस चैप्टर में नहीं है, वो अकाउंट्स में था। मिनिमम होता है ना कि अगर आपने जितने का इशू किया 90% सब्सक्राइब होना चाहिए। अगर 90% नहीं हुआ, मान लो 88% सब्सक्राइब हुआ, तो आप शेयर इशू नहीं कर सकते। कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन चाहिए। 1000 शेयर इशू किए हैं तो आपको कम से कम 900 का आना चाहिए सब्सक्रिप्शन, लेकिन आपको 880 का आ गया, सिर्फ 20 शेयर की वजह से आप इशू नहीं करोगे। आप ये 20 शेयर किसको बोलोगे, अंडर राइटर को बोलोगे, भैया तू खरीद ले। गवर्नमेंट की नजरों में तो किसी ने खरीद लिए, अंडर राइटर का काम है ये मिनिमम पूरा करना, 90% पूरा करवाना। ये 2% शेयर जो है ये अंडर राइटर खरीद लेगा, ठीक है, ये कमीशन लेगा इस पे। जब बाद में कंपनी के पास 90, 91, 92 हो जाएंगे तो वापस भेज देगा कंपनी को। इसका काम सिर्फ काम चलाना है थोड़े दिन के लिए। तो अंडर राइटर यहाँ पे होता है, कंपनी के साथ जुड़ा होता है, ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं।
हमने इस चैप्टर में ये पढ़ना है, अंडर राइटर हम अकाउंट्स में थ्योरी में पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैंने खाली बता दिया आपको। चलो मार्क करेंगे जी आगे, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट मार्क कर लो। फीचर्स पढ़ो, क्या क्या फीचर है पढ़ो फटाफट से, अपने आप पढ़ो, कुछ नहीं है उसमें। लेस लिक्विड समझ गए क्यों? इतनी जल्दी आप नहीं बेच सकते, आपको बायर चाहिए, कंपनी को भी शेयर इशू करने पड़ेंगे इतनी जल्दी। ये क्या थे, इशू करने की देर है, फटाफट पैसे में कन्वर्टेड इमीडिएटली। रिस्की है, इसमें कोई रिस्क है? ये अनसिक्योर्ड थे, सिक्योरिटी के बगैर भी रिस्की नहीं थे, क्योंकि गवर्नमेंट बीच में इंक्लूड है, बैंक इंक्लूड है, पैसे मरता नहीं, ठीक है। ये रिस्की होते हैं, कंपनी घाटे में चलेगी तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। अच्छा, कंपनी घाटे में चली जाएगी तो शेयर वापस भी नहीं लेती थी उस टाइम पे, सर कहती रखी रखो, अभी रखी रखो। मार्केट में कमर्शियल पेपर आता है? नहीं, क्यों आएगा? कमर्शियल पेपर तो 15 दिन से लेके 1 साल के बीच का होता नहीं, है। वो क्योंकि लार्ज कंपनी करती है। हाँ लार्ज कंपनी है, लेकिन इसका टाइम अमाउंट छोटा सा है, फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए सिर्फ, ठीक है। जिस शेयर के लिए फ्लोटेशन कॉस्ट है वो कमर्शियल पेपर है, और इसका टाइम कितना है? 15 दिन से 1 साल। जो 1 साल से अंदर अंदर तो शॉर्ट टर्म हो गया ना, इसमें आ गया। शेयर तो आपके लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होगी ना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछा करो, क्योंकि यही गड़बड़ करते हैं हम एग्जाम में। ये छोटी छोटी कंफ्यूजन साथ ले जाते हैं बोर्ड में, वहां पे यही एग्जाम में आ जाता है बाई चांस, और उल्टा क्वेश्चन तुम्हें पता है कि ऐसे आता है, ऐसे घुमा फिरा के आता है क्वेश्चन बीएसटी का, ठीक है ना। तो वो प्रैक्टिस हो जाएगी, डोंट वरी, लास्ट चैप्टर है, इसके बाद आराम से प्रैक्टिस करेंगे। बोर्ड्स तक तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने, क्वेश्चन समझने, क्वेश्चन में लिखना के वो आंखें मिल जाएंगी इको में, बीएसटी में। अकाउंट्स में तो क्वेश्चन ही इतने दे रखे हैं, टीएस अग्रवाल में दिक्कत ही नहीं आएगी, दुनिया भर के क्वेश्चन डाल रखे हैं। जो बच्चा टीएस अग्रवाल आगे से और पीछे स्कैनर करके जाएगा उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, चाहे सारे अनसॉल्व करना, एग्जाम्पल नहीं, इंसॉल्व ज्यादा होते हैं, बढ़िया। लास्ट हाँ जी, द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट्स जनरली यील्ड अ हायर रिटर्न फॉर इन्वेस्टर। अगर मैं कैपिटल मार्केट में पैसा डालता हूँ, या मैं सीडीज या कमर्शियल पेपर खरीद लेता हूँ, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, इसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होता है। रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर के लिए जो खरीदता है, गवर्नमेंट ने बेचे, मैंने खरीद लिया, यहाँ भी शेयर किसी कंपनी ने बेचे, मैंने खरीद लिया, ऑब्वियस बात है इस पे मेरे को कम मुनाफा होगा, इस पे ज्यादा होगा। कंपनी जितना पैसा कमाएगी मेरे को उतना मिलेगा। अगर डिवेंचर की बात हो, एक फिक्स परसेंटेज होता है, 9%, 12% फिक्स होता है, इनका रेट ऑफ रिटर्न जनरली कम होता है। ये वर्क है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ROI या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन मनी मार्केट इज लेस देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या सिंपल शब्दों में कहूं तो प्रॉफिट लिख सकते हो आप कि प्रॉफिट ऑन मनी मार्केट इज लेस देन प्रॉफिट ऑन कैपिटल मार्केट, ठीक है। साफ प्रॉफिट को हम ROI भी कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इको में इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। बहुत कंफ्यूजिंग कर दिया उन्होंने। अब आ जाओ डिफरेंस। हाँ जी, ये बेटा प्रॉफिट ऑन मनी मार्केट इज लेस देन प्रॉफिट ऑन CM कैपिटल मार्केट। छोटे छोटे हिंट ना अपने लिए बनाओ, क्योंकि जब हम याद करेंगे ना, ये चैप्टर बहुत दिन बाद याद करते हैं, तो तब तक हम मेरी लेक्चर तो भूल चुके होंगे, चलो रिकॉर्डिंग होगी लेकिन उस टाइम मन नहीं करता रिकॉर्डिंग देखने का, टाइम वेस्ट होता है। तो ये छोटे छोटे जो हिंट्स लिखे होते हैं ना, ये तुमको लर्न करने में हेल्प करेंगे। आगे आ जाओ जी, क्या क्या पार्टिसिपेंट्स है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, मतलब ये कौन कौन इनमें इन्वेस्ट करता है और बेचता है। बायर एंड सेलर की बात हो रही है। कॉर्पोरेट एंटिटीज, कंपनीज, कॉर्पोरेट एंटिटी मतलब कंपनीज। स्टॉक एक्सचेंज तो आ ही गया, सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज हो गया। डेवलपमेंट बैंक्स, बैंक आ गए। कमर्शियल बैंक, अब डेवलपमेंट बैंक अलग होता है, कमर्शियल बैंक अलग होता है। डेवलपमेंट बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो लोन देता है खाली लोगों को डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए, सिर्फ उसका काम है कंपनीज को लोन देना। बैंक के सारे काम होते हैं, कमर्शियल बैंक इज डिफरेंट थिंग। फॉरेन इन्वेस्टर भी आके इंडिया में शेयर खरीद सकते हैं, कोई मना नहीं है उनको, स्टॉक एक्सचेंज में अपना अकाउंट खोलेंगे तो खरीद सकते हैं। ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर, हम रिटेल इन्वेस्टर है, हम जाके स्टॉक एक्सचेंज में खरीद सकते हैं, हम यहाँ भी खरीद सकते हैं, हम यहाँ भी खरीद सकते हैं, ये हमारी बात हो रही है, इन्वेस्टर हम होंगे। अब आ जाओ एक फटाफट से डिफरेंस, जितने भी पॉइंट है रीड आउट करो, जो भी डाउट है मेरे को पूछो। डिफरेंस सब लोग अपने ऑनलाइन वाले भी, आपकी बुक में डिफरेंस दिया हुआ है। गर्व बुक आई तेरे पास? नहीं आई? कल गया था मार्केट, लेके आया था गर्व?
घर सो गया क्या? सर ये मार्क करना है, ये याद करना है डिफरेंस। हाँ हाँ इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे को। तो प्राइमरी मार्केट पढ़ेंगे, क्या लिखा है कंसेप्ट पढ़ लो पहले आराम से, कंसेप्ट को मार्क मत करना, खाली रीड लिख लो, मेथड्स पढ़ेंगे ढंग से। क्या क्या कंसेप्ट है? एसेंशियल फंक्शन ऑफ प्राइमरी मार्केट इज टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स फ्रॉम सेवर टू, एंड हम सेवर है, हमारे पास कुछ पैसा पड़ा है, मैं बैंक में जमा ना करके मैं शेयर मार्केट में जमा कर रहा हूँ। ये मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि हाउस होल्ड से बिजनेस में जब जाना है तो फाइनेंशियल मार्केट से होकर जाना पड़ेगा, बताया था ना फर्स्ट क्लास में, पूरा फ्लो चार्ट बना के दिखाया था कि फाइनेंशियल मार्केट, हाउस होल्ड नीचे से, बैंक कमर्शियल कंपनीज ऊपर थी, या तो मैं बैंक में जाऊंगा या मैं फाइनेंशियल मार्केट में जाऊंगा। तो हमारी सेविंग्स बैंक में ना जाके फाइनेंशियल मार्केट से होके वहां चली जाती है, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड, सिक्योरिटी, शेयर, डिवेंचर वगैरह वगैरह। आगे आ जाओ। थ्रू द इशू ऑफ सिक्योरिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम, ये हम प्राइमरी पढ़ रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट टाइम इशू कंपनी, जो आपका अकाउंट्स के बुक में क्वेश्चन है उसकी बात कर रहे हैं आज हम। इन्वेस्टर इन दिस मार्केट आर, कौन कौन इन्वेस्ट करता है कंपनीज में? बैंक खरीद सकता है, इंस्टीट्यूशन खरीद सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी खरीद सकती है, म्यूचुअल फंड तो होंगे ही होंगे, और वो इंडिविजुअल्स लिखा है ना, इंडिविजुअल शेयर होल्डर इंडिविजुअल है, जब वो शेयर खरीदेगा तब वो शेयर होल्डर है, उससे पहले तो वो इंडिविजुअल है, ठीक है ना। पर जब इन्वेस्ट करेगा तो वो शेयर होल्डर ही बन गया, वो शेयर खरीदेगा तो शेयर होल्डर, डिवेंचर खरीदेगा डिवेंचर होल्डर बन गया, ठीक है ना, जो खरीदता है वो। अ कंपनी कैन रेज कैपिटल थ्रू द प्राइमरी मार्केट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। अब ये कंपनी की बात है, ऊपर पॉइंट था कौन कौन खरीद सकता है, नीचे पॉइंट है कौन कौन बेच सकता है, सिंपल सी बात है। तो ये रीड करने वाला पॉइंट है, इसमें कुछ लर्न करने वाली बात है नहीं, समझने वाली बात है, ठीक है, इसको लिख लो, रीड एंड अंडरस्टैंड। फंड रेज बाय मे बी फॉर सेटिंग अप ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। शेयर कब कंपनी कब निकालती है? कोई नया प्रोजेक्ट, नई मशीनरी, नया लैंड, नई बिल्डिंग, नई फैक्ट्री डालनी है, कंपनी टाइम टाइम पे शेयर इशू करती है, उसके शेयर पड़े होते हैं, ऑथराइज कैपिटल में पड़े होते हैं, जितने मर्जी इशू करे, जितनी ऑथराइज कैपिटल जब रजिस्टर कराती है उसके उसी लिमिट में, तो पता होगा ना, ऑथराइज हमेशा बड़ी होती है, सेकंड इशूड कैपिटल, थर्ड सब्सक्राइब कैपिटल होती है। तो ऑथराइज कैपिटल जितना शेयर पड़ा है वो जब मर्जी चाहे बेच सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। जब उसने कंपनी रजिस्टर कराई होगी, लाइसेंस करा होगा, आपके बड़े छोटे मोटे अकाउंट्स के वीक पॉइंट पूछ लिया करो, जहां पे आपको लगे हमने ये बात सुनी नहीं आज तक, तो बता दूंगा मैं, डिटेल अकाउंट्स भी अच्छी हो जाएगी साथ साथ ना, क्योंकि ये चैप्टर पूरा अकाउंट से रिलेटेड है। तो एक्सपेंशन करनी है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हमने इको में पढ़ा है, प्रोडक्ट्स बढ़ाने हैं, जिस प्रोडक्ट जिस लाइन में डील करते हैं लाइन को चेंज करके और एक्स्ट्रा करने हैं काम, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन करनी है, नई मशीनरी खरीदनी है, अपग्रेडेशन करनी है, मर्ज करना है, टेक ओवर को बिजनेस करना है, मर्ज करना, 2-3 बिजनेस इकट्ठे मिलाने हैं। इन इश्यूज की वजह से कंपनी शेयर निकालेगी, शेयर क्यों निकालेगी? पैसा चाहिए होता है, तो वो कहती है कि मैं डेप्ट में ना जाके या डिवेंचर में ना जाके शेयर बेच दूं। अगर शेयर की वैल्यू अच्छी नहीं तो डिवेंचर बेच सकती है, कुछ भी कर, दोनों होते हैं, कंपनी के दोनों पड़े होते हैं, जब मर्जी बेच सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। टेक ओवर में बेटा तेरा बिजनेस घाटे में चल रहा है, ठीक है, अब तूने बहुत 3-4 साल कोशिश कर ली कमाने की, लेकिन तेरी डिमांड ही नहीं, मार्केट में पैसा नहीं कमा पा रहा, तू अपना बिजनेस को वाइंड अप करना चाहता है, तो फिर तू कहता है वाइंड अप करके मैं क्या करूंगा, कुछ काम करूंगा, कैसे करूंगा? तू मेरे से आके मिला, मेरी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, तो मेरे को बोल रहा है कि मैं आपके लिए ऑफर लेके आऊं, मेरी कंपनी खरीद लो, ठीक है ना। अब तू वाइंड अप करेगा तो घाटा, सारा घाटा ही घाटा, घाटा ही घाटा है, पैसा मार्केट में तेरा लगा होगा, मिलेगा तो है नहीं, उधार लगा होगा ना मार्केट में, वो तो मिलेगा, जिस दिन कंपनी बंद पैसा खत्म। तो तू मेरे को बोलता है कि मेरा मार्केट में इतना पैसा लगा है, मेरे पास एसेट्स इतने के, मेरी लेनदारी इतनी, तो मेरा बिजनेस खरीद लो। मैं सोचता हूँ यार मैं अच्छी कंपनी चला रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरी कंपनी, ये होती है ना चलती हुई दुकान, चलती हुई दुकान में तुम झाड़ू भी रख दोगे ना वो भी बिक जाता है, लेकिन झाड़ू की अलग से दुकान खोलोगे नहीं बिकेगा उसमें, ऐसी बातें होती हैं। एक मॉल चल रहा है या एक शॉप मेगा मार्ट चल रहा है, उसमें कुछ भी रख लोगे लोग आएंगे तो खरीद लेंगे अपने आप। तो मैं कहा जब मेरी कंपनी चल रही है मैं साथ में ये प्रोडक्ट भी रख लेता हूँ, कोई मेरे को तो नुकसान होना नहीं, इसकी अकेला प्रोडक्ट था इसलिए नुकसान था इसको, और मेरे पास टेक्निक्स है, मेरे पास MBA किए बंदे बहुत अच्छे रखे हैं मैंने, मेरी कंपनी वाह कमा रही है, तो मैं इसका बिजनेस खरीद लूंगा। अब उसके लिए क्या चाहिए? पैसा, इसको देना पड़ेगा ना पैसा मेरे को, तो वो पैसा मैं कहाँ से लूंगा? पैसा तो मेरा लगा पड़ा मार्केट में, मैं शेयर इशू कर दूंगा, शेयर इशू करूंगा, उन शेयर से क्या खरीदूंगा? इसकी कंपनी से जो प्रॉफिट होगा वो डिविडेंड बांट दूंगा अपने, मेरे को क्या देना पड़ा? कुछ भी नहीं। उस शेयर से ये कंपनी खरीदी तो उसका डिविडेंड मैं नहीं दूंगा, इसकी कंपनी का ही जो पोर्शन है वो दूंगा, उससे निकलेगा। मेरी कंपनी के प्रॉफिट से मैं डिविडेंड नहीं बांटूंगा, इसकी कंपनी जो मैंने खरीदी है उसकी कंपनी से डिविडेंड बांटूंगा। बात समझ आ गई? टेक ओवर, मैंने टेक ओवर कर ली तेरी कंपनी, तेरी चलती कंपनी मैंने खरीद ली, चलती चलती, ठीक है बेटा।
आ जाओ जी मेथड्स ऑफ, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट लंबा कंसेप्ट है, वो अगली बार कराया जाएगा, ये छोटा सा कंसेप्ट है। फ्लोटिंग न्यू इश्यूज, कैसे कैसे हम नए इशू को बाजार तक, लोगों की नजरों तक पहुंचा सकते हैं। फ्लोटिंग मतलब नजरों तक पहुंचाना, क्या क्या खर्चा करना पड़ता है कि लोगों को पता लग जाए कि हमारे शेयर निकले हुए हैं। हम पढ़ो, पहला क्या है, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ये हमारे अकाउंट से मार्क करा रखा है आपको मैंने थ्योरी में। प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, पूरा एक पेज का होता है, न्यूज़पेपर में आ जाता है, एडवर्टाइजमेंट, प्रॉपर डेट लिखी होगी, हमारे शेयर कितने हैं, हम कंपनी किस चीज में डील करते हैं, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, हम ये इतने साल से ये काम कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट इतना होता है हर साल, इतने बंदे काम करते हैं, आप हमारे शेयर खरीदिए, ये डेट को इशू है, आप आइए प्लीज हमको पेमेंट इशू खरीदिए, वगैरह वगैरह, इन्विटेशन। ठीक है, पढ़ लो। तो इसमें कुछ है नहीं, ये तो अकाउंट्स वाला कंसेप्ट है, फिर भी पढ़ लो। पूरा है सर ये मार्क करना है? हाँ हाँ, ये पूरा बेटा, इसमें पूरा पूरा समझ के जाओगे ना तभी तो, क्योंकि इसमें क्या मैं मार्क कराऊँ आपको, ये पता है क्यों पूरा मार्क कराया जा रहा है, इसके बीच में से लाइनें आ जाती हैं तो फिर ढूंढनी मुश्किल नहीं होती फिर। और ये पूरा क्वेश्चन तो आने से रहा कि पूरा क्वेश्चन बताओ, आपको पूछा जाएगा कि प्रोस्पेक्टस का क्या मतलब हुआ, तो 2 मार्क्स का आंसर तुम्हारा रेडी है। ठीक है ना, इसलिए पूरा मार्क कराया जा रहा है। ये पॉइंट पढ़ने के बाद अगला पॉइंट क्या है आपकी बुक में, ऑर्डर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल। एक बार पढ़ो, एक बार पढ़ो, देखो समझ आया थोड़ा बहुत भी, 50% भी आ जाएगा तो बाकी मेरा काम इजी हो जाएगा। ये हमने पढ़ा प्रोस्पेक्टस में, कंपनी पब्लिक से बात करती है, इसको पब्लिक इशू भी कहते हैं, अकाउंट से पढ़ते हैं, पब्लिक इशू कहते हैं। सेकंड क्या है, सेल, ऑफर फॉर सेल। इसमें कंपनी पब्लिक को अप्रोच नहीं कर रही, कंपनी टू ब्रोकर, ब्रोकर को अप्रोच कर रही है, या कोई एजेंसी को, पूरी एक एजेंसी होगी जिनका काम क्या है, शेयर्स खरीदना। ये कंपनी अपने सारा लॉट शेयर का इसको डायरेक्टली बेच देगी, इससे पैसे लेने की हाथ क्या। पब्लिक इशू में क्या होता है कि कंपनी को लगता है कि धीरे धीरे बिक रहे शेयर, लोगों को बताना पड़ेगा, खर्चा ज्यादा होगा, हर बहुत सारे बंदे शेयर खरीदेंगे, इसने अपना सारा लॉट एक बंदे को भेज दिया, वो आगे बेचता रहेगा। एक दुकान को भेज दिया, समझ लो सारा माल दुकान को भेज दिया, वो आगे जो मर्जी बेचता रहे, इसको सारे स्टॉक के पैसे मिल गए इमीडिएटली, इसको अलग अलग लोगों से डील नहीं करना पड़ रहा। ये डिविडेंड भी जब होगा ना, सारा इसको दे देगा। इसने मतलब 49% बेच दिए शेयर्स। हाँ हाँ ठीक है, सारे बेच दिए, जितने बेचने के लिए लगाए हैं, मान लो 10,000 शेयर है, 1 लाख शेयर है, जो भी शेयर बेचने के लिए लगाए हैं, वो उसने डिवेंचर भी बेसिकली वो एक बैंक को, एक एजेंसी को, एक इंस्टीट्यूशन को, या एक बंदे को बेच दिए, अकेले बंदे को। मैंने सारे इसको दे दिए, ये मेरे को हाथ के पैसे दे देगा, मेरी टेंशन खत्म, मैं अपने घर चला गया, ये आगे अब बेचता रहेगा आराम आराम से, आराम आराम। इसकी दुकान खुली है, रोज लोग आएंगे, खरीद के चले जाएंगे। ये बात समझ आ गई, इन दोनों में फर्क यही है, बस इतना फर्क है। ये पब्लिक को आराम आराम से, ये डायरेक्टली मैं पब्लिक को बेच रहा हूँ अपनी दुकान से, मैंने इसकी दुकान में भेज दी, ये पब्लिक को बेच रहा है, सिंपल सी ये बात है। ठीक है, आगे प्राइवेट प्लेसमेंट हमने सवाल उस दिन पढ़ा, जो चैप्टर शेयर वाला खत्म किया है, प्राइवेट प्लेसमेंट। उसमें हरमीत हमने प्राइवेट प्लेसमेंट मार्क कराया था शेयर में, ESOP वाले क्वेश्चन में। हम कुछ प्राइवेट बंदों को, अपने जान पहचान वालों को शेयर बेचते हैं, बाहर नहीं बेचते। ठीक है, मान लो मैं कंपनी का मालिक हूं, मेरे को पता है कि यार मेरे रिश्तेदार है, या मेरा बेटा है, चाचे का लड़का है, ताया का लड़का है, मामे का लड़का, कोई भी काम करना चाहता है, मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, जो इंटरेस्टेड है कि मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करे, वो क्या करे, मैं उसको क्या कर दूंगा, डायरेक्टली मिलूंगा, फोन करूंगा, भैया आजा शेयर खरीद ले। भाई मेरी कंपनी का इन्वेस्टर बना, शेयर तो खरीदने पड़ेंगे ना। कम से कम शेयर मालिक के पास कितने होने चाहिए, मिनिमम कितने होने चाहिए मालिक के पास? 51। 51 क्यों? क्योंकि अगर वो उसने ज्यादा दे दी तो वो कंपनी का मालिक। आपके अकाउंट सर ने बताया नहीं क्यों? शेयर का मतलब क्या होता है, जो ओनर होता है उसके पास भी तो शेयर होंगे कंपनी के, वो खुद भी तो शेयर खरीदेगा, वो खुद क्यों खरीदेगा, वो रखता है अपने पास। हाँ वो रखे तो होती है, कितने रखेगा? कम से कम 51%।
क्यों? इससे कम नहीं रख सकता वो, इससे ज्यादा रख सकता है। कंपनी का शेयर भी तो रखेगा खुद के पास। ना ना वो ना, मालिक है कंपनी का, ज्यादा दे दी उसने। शेयर का मतलब क्या होता है? कंपनी के हिस्से। शेयर मतलब हिस्सा, टोटल परसेंटेज में होते हैं, तो टोटल कितने परसेंट होंगे? 100% होंगे। 100% में जिसके पास 51% होंगे ना, वही तो कंपनी का मालिक है। बाकी ये 49% क्या कर देगा? सेल कर देगा। मान लो मजबूरी में इसको ये बात नहीं पता थी, इसने 60% बेचने पे लगा दिए, इसके पास कितने रह गए? 40% रह गए। अब वो 60% को एक बंदे ने थोड़ी खरीदे होंगे, बहुत सारे बंदों ने खरीदे होंगे, लेकिन मार्केट में खबर फैल गई कि इसके पास 40 ही रह गए, 60 बेच दिए इसने, पागल ने। तो कोई पैसे वाला बंदा टेक ओवर करना चाहे, वो बाकी 60% वालों से खरीद लेगा सारे शेयर, महंगे खरीद लेगा, चाहे कि 60% वालों मेरे को बेचो। वो कहेंगे हम क्यों बेचे? कितने के लिए? 100 के दे, 200 रुपए देता हूँ। माल लालच आ गया, दे, किसी को 300 देगा, किसी को 200 देगा, किसी को 250 देगा, सब खरीद लेगा। उसको क्या फायदा हो रहा है? उसको फायदा ये हो रहा है, उसके पास पहुंच गए 60%, बन गया ओनर, वो बैठा ही रह गया, अपनी कंपनी में नौकर बन गया वो। ये कंसेप्ट है बेटा, ये शेयर की पहली तरफ में आ जाता है कि शेयर 51% से ऊपर 60% रखो, 70 रखो, 30% बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। 51% से नीचे 50 भी नहीं ले सकते। अगर 50 तुम ले, 50 किसान तो पार्टनर बन गए फिर तो। 51% तो मालिक को चाहिए मालिक बने रहने के लिए, ठीक है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट होती है, मान लो मैंने 60% शेयर अपने पास रखा हुआ है ओनर, बाकी कितने रह गए? 40%। इसमें से कोई मेरे को पता है कि मोटा इन्वेस्टर है, बहुत पैसे वाला बंदा है, वो मेरी कंपनी में इंटरेस्टेड था। उसने बोला कि भाई जब भी शेयर की जरूरत पड़े, जब भी पैसे की जरूरत पड़े ना, शेयर बेचेगा ना, सबसे पहले मेरे से पूछियो, मार्केट पब्लिक के पास जाने से पहले मेरे से पूछियो। मैं कहा ठीक है। अब मैंने उसको फोन किया, भैया शेयर बेच रहा हूँ, कितने के हैं? इतने के। ठीक है, काम कर, 20% मैं ले लेता हूँ। तो काफी बड़ा अमाउंट हो गया, ये बहुत बड़ा शेयर हो गया ये। तो ये कौन बन जाएगा? तुम्हारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हो जाएगा। कंपनी की पॉलिसी मेकिंग में, प्लानिंग में, कंपनी की हर चीज में इंटरफेयर करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग, ये 20% का मालिक है कंपनी के। शेयर होल्डर चाहे 1% 0.5% भी खरीदा ना शेयर होल्डर, वो कंपनी का मालिक होता है। शेयर होल्डर कंपनी का मालिक होता है, क्योंकि कंपनी का शेयर है उसके पास। लेकिन वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो उसको सिर्फ पैसा कमाना। भाई कंपनी क्यों खुलती है? पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो वो 0.5% पैसा कमा रहा है, उसने पैसा लगाया, पैसा कमाएगा, वो कंपनी से कमा रहा है, मालिक है वो। शेयर होल्डर इज द इन्वेस्टर एंड ओनर ऑफ द फर्म। लेकिन 5% वाला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में नहीं जा सकता, 20% वाला जा सकता है, क्योंकि उसने कहा मैंने बहुत मोटा पैसा तेरी कंपनी में लगाया है, तेरी कंपनी क्या पॉलिसियां बनाती है, क्या प्लानिंग करती है, मैं भी सुनूंगा और मैं भी अपनी एडवाइस दूंगा, क्योंकि मेरा बहुत पैसा लगा भैया। मैं कल को तुम्हारी कंपनी घाटे में चल रही है तो नुकसान तो मेरा भी तो होगा। तो वो मैं भी तो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मोटे मोटे शेयर होल्डर बैठते हैं, 8-10 ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते। वो पूरी मीटिंग, प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग सब कुछ करती है वो। कंसेप्ट क्लियर हो गया? आगे बढ़ो, पढ़ो प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ो फटाफट, अब समझ आ जाएगा। गर्व तो हट गया भाई, वो सो ही गया था मेरे को लग रहा है ऑन करके। चल रिकॉर्डिंग तो हो ही नहीं है। इसमें क्विकली वर्ड लिखा हुआ, हाईलाइट कर लो, मोर क्विकली। क्योंकि देख, मैंने फोन किया, शेयर बिक गया, पब्लिक इशू में टाइम लगेगा, इमीडिएटली काम हो गया। प्रोस्पेक्टस इशू किया मैंने? नहीं। इसको बेचने के लिए इशू किया? नहीं। खर्चा बचा? तो लिखा ना एक्सपेंसिव नहीं है। प्राइमरी मार्केट में जाने से खर्चा होता है, इसमें नहीं होता खर्चा, ठीक है। कई कंपनियां इशू नहीं कर सकती, नई नई कंपनियां कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, नहीं हम कर सकते, उठा पाते, तो वो कुछ गिनती के बंदों को शेयर बेच देते हैं अपने बहुत सारे, ठीक है ना। समझ आ गया? प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेटली नहीं, ब्रोकर नहीं, जान पहचान, दोस्ती यारी, प्राइवेटली बार बार भेज दिए, मार्केट में पहुंची नहीं कंपनी। प्राइमरी मार्केट मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंची नहीं, ठीक है। जानकार में अपने रिलेटिव्स को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, किसी को भी, वाइफ को भेज देते हैं, कई कंपनी मालिक वाइफ को भेज देते हैं कि भाई एज अ शेयर, मतलब कि 20% माई वाइफ, 60% मेरे पास, 20 मेरी वाइफ के पास, 30 मार्केट में भेज दे। कई लोग ऐसे भी करते हैं, प्राइवेट प्लस पब्लिक इशू भी कर देते हैं कई लोग, ठीक है ना। प्राइवेटली मतलब अपने घर करके अंदर ही खरीद ली हमने, घर के नंबरों नहीं। राइट इशू, ये भी हमने अकाउंट में मार्क किया हुआ है, राइट इशू, दिस इज द प्रिविलेज गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग, जिन्होंने पहले से ही हमारी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, उनको बोला जाता है कि हमने ऑथराइज कैपिटल पढ़ा, मान लो ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख शेयर पड़े हैं, मैंने इशू ही 5 लाख किए थे, अभी 5 लाख सेव है मेरे पास, तो मैं फिर 2 लाख और इशू कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं 2 लाख और इशू कर रहा हूँ,
तो मैं पब्लिक इशू में जाने से पहले जो एग्जिस्टिंग जिन्होंने 5 लाख खरीदे हुए पहले से, उनको बोलूंगा मेरी कंपनी और शेयर खरीद लिए, पहली प्रेफरेंस मैंने आपको दे दी, आप एक बार चेक कर लो, आपने खरीदने तो और खरीद लो। खुश होकर खरीदेंगे। कंपनी और शेयर क्यों बेच रही है? क्योंकि और पैसा चाहिए। और पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है, अब ग्रोथ हो रही है कंपनी की, तो एग्जिस्टिंग वाले को फायदा मिल गया। यार मेरे पास 5 लाख पड़े, मैं 2 लाख और खरीद लेता हूँ, क्योंकि 5 लाख एक बंदे के पास तो होंगे नहीं, बहुत सारे बंदों के पास होंगे। तो वो राइट इशू होता है कि राइट मतलब उनको प्रायोरिटी दी गई है कि आप एक बार ट्राई कर लो। उसमें क्या हुआ? फ्लोटेशन कॉस्ट बच गई, एक्सचेंज में गया ही नहीं। अपने शेयर होल्डर को फोन किया, उनको मतलब अपने शेयर होल्डर के पास एक व्हाट्सएप ग्रुप पे या मेल के थ्रू भेज दिया गया कि कंपनी इशू करिए, आगे खरीद लो, आगे खरीद लेंगे फटाफट, को खर्चा बच गया। पढ़ो, न्यू इशू को हाईलाइट कर लो। न्यू इशू मतलब उन्हीं शेयर्स का न्यू इशू कर रहे हैं हम। राइट को क्यों बोला जाता है? राइट टू बाय न्यू शेयर, इसको हाईलाइट करो, राइट टू बाय न्यू शेयर्स। क्योंकि आपको जो केस स्टडी वगैरह कुछ आएगी ना, उसमें बोला जाएगा राइट टू बाय, तो राइट से राइट इशू निकल के आएगा तुम्हारा। उनकी राइट है, अभी तुम्हारी गवर्नमेंट राइट देती है कि आप एग्जिस्टिंग को और भी बेच सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ रहा है लास्ट EIPO। समझ आ गया ये वाला राइट इशू? मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? अगली बार ये रिवाइज पढ़ के आना, रीडिंग मार के आना, बस लर्न नहीं कह रहा मैं, क्योंकि जैसे आज कॉल मनी मार्केट रिवाइज करा तो ये भी फटाफट से करा दूंगा अगली बार। आईपीओज की पहले तो आप फुल फॉर्म क्या होगी? ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज किया जाता है, इशू किया जाता है शेयर्स को। इट रेफर्स टू इशूइंग सिक्योरिटीज थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ, ये आजकल किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज। हम स्टॉक एक्सचेंज में खुद नहीं गए, हमने कागज पे एडवर्टाइजमेंट नहीं छापी, कागज पे छाप के हम प्रोस्पेक्टस निकालते तो बहुत मोटे मोटे 10 से 15 पेज का प्रोस्पेक्टस होता है, क्योंकि कंपनी का पूरा बैकग्राउंड ऑनलाइन भी शेयर कर लो। हाँ बैकग्राउंड दिखाया जाता है। लेकिन अगर मैं सॉफ्ट कॉपी इशू करूंगा, मेरा क्या खर्चा हुआ? मैंने खुद ही प्रिंट बना के भेज दिया सबको, पैसे बच गए मेरे। ये वो चीज है। ऑनलाइन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, अ कंपनी प्रपोजिंग टू इशू कैपिटल टू द पब्लिक, कैपिटल मतलब शेयर डिवेंचर सब कुछ, हैज टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज। वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के पास जाएगी कि हम ऑनलाइन इशू करना चाहते हैं, वो हमको एक अकाउंट खोलना पड़ता है, इसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। डीमैट सुना है? अगर आपको शेयर खरीदने भी है ना, तो आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। आपका जहां पे बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट होगा, वहीं पे आपका डीमैट अकाउंट खुलेगा। आपके सेविंग अकाउंट से पैसा डीमैट अकाउंट में जाएगा। डीमैट मतलब डीमैटेरियलाइज्ड, मटेरियल मतलब हार्ड कॉपी, डीमैटेरियल मतलब सॉफ्ट कॉपी। बात समझ आई? रिलेट कर लिया? मटेरियल मतलब हार्ड कॉपी, डीमैटेरियल मतलब सॉफ्ट कॉपी। तो डीमैट अकाउंट मतलब ऑनलाइन अकाउंट खुल गया, आप ऑनलाइन शेयर खरीद बेच सकते हो, आपको पेपर की जरूरत नहीं है। वही स्क्रीनशॉट, वही सेविंग आपका वो अकाउंट है, आपके लिए वही प्रूफ है, वो लीगल है, ठीक है। SEBI, सेबी के बारे में पूरा पढ़ेंगे हम। स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है इसको, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे हर चीज का एक बोर्ड है, जैसे सारे बैंक्स के लिए कौन सा? RBI, फूड के लिए FCCI, ठीक है, ISI मार्क लगाते हैं। हर बार काउंसिल होता है, AIMA होता है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जो MBA को संभालता है। ऐसे हर कॉलेजेस के भी बोर्ड्स होते हैं। अब आजकल हम ICMR बहुत सुनते हैं, तो वो डॉक्टर मेडिकल के लिए है। ICMR हर चीज को पास करता है कि ये वैक्सीनेशन ठीक है कि नहीं है, ये दवाई आयुष कंपनी की ठीक है कि नहीं है। तो हर चीज का एक बोर्ड होता है जो सबको रेगुलेट करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज जितने भी है हमारे इंडिया में, उसको रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ये बोर्ड है, ये सब कुछ, ये खरीदता बेचता नहीं है, ये सिर्फ रेगुलेट करता है कि कोई चोरी चकारी, कोई फ्रॉड ना हो किसी के साथ। उसके बाद ही बना था ना ये, जब उसका हुआ था अर्शद में। शायद मैंने भी वो मूवी देखी नहीं है, शायद क्योंकि सेबी हमारा लास्ट टॉपिक है, चैप्टर में लास्ट में पढ़ेंगे हम। सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर, जो सेबी में रजिस्टर्ड होंगे स्टॉक जो ब्रोकर, वही स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज कर पाएंगे। कोई भी उठ के ब्रोकर नहीं बन सकता, पहले उसको अपने आप, क्योंकि कोई भी उठ के ब्रोकर बन जाएगा तो फ्रॉड भी कर सकता है। सेबी एक इशू करती है गाइडलाइंस, आप सेबी में इशू करो। सेबी इशूड, अब हम क्यों कहते हैं IIC मार्क खरीदेंगे, हमें गारंटी है, अभी कोई चीज खराब नहीं है। तो सेबी वाला इशूड वाला जो ब्रोकर होगा, आपको गारंटी है पैसे मार के जाएगा नहीं, हमारे पैसे नुकसान नहीं करेगा। बात समझ आ गई? तो भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो गारंटी तो होनी चाहिए, ब्रोकर लेके भाग गया तो, ठीक है। तो appointed for the purpose of accepting applications and placing order with the company। एप्लीकेशन मतलब जो कंपनी अप्लाई करती है, एप्लीकेशन से सेंड करती है, और प्लेसिंग ऑर्डर की मतलब शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। एप्लीकेशन पहले सेंड होती है, शेयर बाद में इशू होते हैं, पता है ना, अलॉटमेंट के टाइम शेयर इशू होते हैं।
The company should also appoint a registrar to the issue having elect ये तुमने पढ़ा होगा 11th में registrar to the issue रजिस्ट्रार पढ़ा था हाँ ना registrar to the issue having electronic connectivity with stock exchange एक registrar रखा जाता है जो पूरा register maintain करता है अब वो register hard copy में नहीं होगा वो register online ही होगा उसके पास क्या होना चाहिए electronic connectivity with the पूरा ऑनलाइन एक कनेक्टिविटी पोर्टल होना चाहिए डोमेन होना चाहिए पूरा का पूरा जो आपकी वेबसाइट से स्टॉक एक्सचेंज को शो कर सके मेरे को अगर किसी कंपनी के शेयर चाहिए मैं उसकी वेबसाइट पे जाऊंगा वहां से स्टॉक एक्सचेंज का मेरे को पोर्टल मिल जाएगा मैं लिंक मिल जाएगा वहां से कि वहां से कैसे जाना है आगे ब्रोकर के पास ठीक है जा सवाल क्लास में करो क्लियर होगा क्लियर हो गया चलो जी यहाँ पे आपकी क्लास इसके बाद क्या है कुछ नहीं है ना हाँ सेकेंडरी मार्केट हम करेंगे ट्यूसडे को पहले इसको 2 मिनट 5 मिनट में रिवाइज करेंगे पांचों पॉइंट्स आपसे पूछूंगा मैं आप मतलब बताओगे इसका रीड करके आना हरमीत हरदिल गर्व ये पांचों पॉइंट तो ये पांचों पॉइंट रीड करके आना है तो मैं आपसे पूछूंगा कि इसका मतलब आप लोग मेरे को एक्सप्लेन करोगे अगर आप मतलब बता पाए हो तो फिर आंसर भी लिख पाओगे आगे चल के सर ठीक है। अकाउंट्स कब दूंगा अकाउंट्स से अभी भाई आ गया तेरा तो एक काम करना